अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नजीब दुरानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस सिस्टम को समझने जा रहे हैं या जिस टर्म या कंसेप्ट को सीखने या समझने जा रहे हैं वह है फ्यूडलिज्म। वैसे दोस्तों, जनरली फ्यूडलिज्म का जो एक निज़ाम या जो सिस्टम है या जो टर्म है, ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स और पेचीदा टर्म समझी जाती है। लेकिन दोस्तों, आपने घबराना नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करनी है कि फ्यूडलिज्म क्या है। और इसी के साथ साथ इसी वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्यूडलिज्म से क्या मुराद है, यानी निज़ाम क्या है फ्यूडलिज्म का। और इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। और इस वीडियो में हम फ्यूडलिज्म के डिफरेंट कैरेक्टर्स पे बात करेंगे। फ्यूडलिज्म का जो एक सिस्टम, जो एक निज़ाम है, इसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जिस तरह नाइट्स, नोबल्स, किंग्स, वसल्स, सर्फ्स, पीजेंट्स वगैरह। और इसी के साथ साथ लास्ट में हम डिक्लाइन के ऊपर बात करेंगे कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से फ्यूडलिज्म का जो एक निज़ाम था, जो एक सिस्टम था, सोशल और इकोनॉमिक जो सिस्टम था, किस वजह से डिक्लाइन हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्यूडलिज्म के बारे में कि फ्यूडलिज्म क्या है। दोस्तों, फ्यूडलिज्म का जो वर्ड है ये लैटिन जबान से निकला है, फ्यूड से निकला है। फ्यूड का मतलब है ज़मीन। दोस्तों, फ्यूडलिज्म सिस्टम के अंदर या इस निज़ाम के अंदर जो सेंट्रल चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो ज़मीन है। क्योंकि सारी की सारी जो गुफ्तगू है या सारा का सारा जो एक सिस्टम है, वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। देखिए दोस्तों, जो फ्यूडलिज्म का जो निज़ाम था ये मिडिवल यूरोप में पाया जाता था। मिडिवल यूरोप यानी 9th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के तक, यानी ये जो ड्यूरेशन है 9th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी ड्यूरेशन को मिडिवल यूरोप कहा जाता है। और ये जो फ्यूडलिज्म का जो निज़ाम था वो इसी ड्यूरेशन पाया जाता था। दोस्तों, फ्यूडलिज्म के अंदर ये हुआ करता था कि इस निज़ाम के अंदर, इस सोशल या इकोनॉमिक निज़ाम के अंदर सबसे पहले टॉप पे कौन हुआ करता था? किंग हुआ करता था। यानी जो एम्परर के जो किंग थे, यानी जो एम्पायर थी, उसका एक किंग हुआ करता था। और सारी की जो ज़मीन है उस एम्पायर की जो ज़मीन थी, यानी वो जहाँ जिस किंगडम की जो ज़मीन थी वो कौन ओन करता था? किंग, यानी किंग या क्वीन ओन करती थी। यानी सारी की जो ज़मीन थी वो या तो किंग के पास होती थी या तो क्वीन के पास होती थी। तो ठीक है दोस्तों, मतलब ये बात क्लियर हो गई कि किंग के पास पूरी ज़मीन हुआ करती थी। तो अब दोस्तों, ये हुआ करता था कि जब बाहर से अटैक होने का जब खतरा हुआ करता था, या इसी तरह अंदर से बगावत उभरने का जब खतरा हुआ करता था, तो किंग ने क्या फैसला किया? किंग ने ऐसा फैसला किया कि मैं कुछ ऐसे लोगों को हायर करूंगा, ऐसे लोगों को मैं हायर करूंगा जिनको हम ज़मीन देंगे, और इसी के बदले वो हमें लॉयल्टी फराहम करेंगे, और इसी के साथ साथ मिलिट्री सर्विसेज हमें देंगे। यानी देखिए दोस्तों, अगर आपके पास ज़मीन है और आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़मीन है, और आप ये चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाएगी, इसकी जो हिफाजत है वो मुझसे नहीं हो पाएगा, लिहाजा आप ऐसा करते हैं कि आप किसी को हायर करते हैं। हायर करते हैं और आप उस शख्स को थोड़ी सी ज़मीन देते हैं और उस शख्स को कहते हैं कि मैं आपको इतनी ज़मीन देता हूँ, इसी के बदले आपने मेरे साथ लॉयल रहना है, और इसी के साथ साथ आप मुझे मिलिट्री सर्विसेज देनी है। तो दोस्तों, किंग हुआ करता था। तो किंग ज़मीन दिया करते थे लैंड सॉरी लॉर्ड्स को, नोबल्स को, किंग को, नोबल्स को ज़मीन देते थे, और नोबल्स बदले में लॉयल्टी और इसके साथ साथ मिलिट्री सर्विसेज दिया करते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ गई। टॉप पे किंग, उसी के नीचे नोबल्स, जो कि किंग को लॉयल्टी या मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ आ गई। इसके साथ एक और हायरार्की आती है, वो है नाइट्स की। नाइट्स को फिर नोबल्स जो होते थे वो हायर किया करते थे। जो नोबल्स थे वो नाइट्स को हायर किया करते थे। जो नाइट्स हुआ करते थे वो एक्सपर्ट्स होते थे, जब जंग में एक्सपर्ट्स होते थे, वॉरियर्स होते थे। तो नाइट्स ने सॉरी जो नोबल्स हुआ करते थे उन्होंने नाइट्स को थोड़ी ज़मीन दी, और उसके बदले में उन्होंने मिलिट्री सर्विसेज नाइट से ली है। तो ठीक है दोस्तों, टॉप पे हमारे पास किंग आ गई या क्वीन आ गई। किंग और क्वीन ने ज़मीन दी नोबल्स को, किस लिए? ताकि वो लॉयल्टी और मिलिट्री सर्विसेज दे सके। और नोबल्स ने फिर नीचे से ज़मीन दी उसको नाइट्स को, ताकि वो जो जंग के वक्त या प्रोटेक्ट कर सके, उनकी ज़मीनों वाला प्रोटेक्ट नाइट कर सके। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई। और इसी के जो नीचे थे दोस्तों वो थे पीजेंट्स। पीजेंट्स वो शख्स, वो लोग हुआ करते थे 9th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक, जो ज़्यादातर जो यूरोप की आबादी थी वो पीजेंट्स हुआ करते थे। इन पीजेंट्स का क्या काम हुआ करता था? इन पीजेंट्स को दोस्तों सर्फ्स भी कहा जाता है। ठीक है, और ये लोग ऐसा क्या करते थे कि जो ज़मीन हुआ करती थी, किंग्स और नोबल्स की जो ज़मीन हुआ करती थी, इन पर ये लोग लैंड फार्मिंग वगैरह किया करते थे, मतलब एग्रीकल्चर का काम करते थे। जब जो एग्रीकल्चर करते थे तो वो जो चीज़ें, जो क्रॉप्स वगैरह बनते थे,
تو یہ تھوڑے سے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، باقی جو منافع وغیرہ ہوا کرتا تھا وہ کنگ اور نوبلز کے پاس جایا کرتا تھا۔ تو زیادہ تر جو یورپ کی آبادی تھی وہ پیزنٹس ہوا کرتے تھے، وہ کنگ اور نوبلز کی زمینوں پر کیا کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے، ایگریکلچر کیا کرتے تھے، زراعت کا کام کیا کرتے تھے، اور بدلے میں وہ لائک انہیں آدھا تقریباً انہیں دے دیتے، اپنا جو آدھا جو منافع ہے وہ خود رکھتے تھے۔ تو دوستوں وہ زمین جو بدلے میں دیا جاتا تھا، چاہے وہ نائٹس کو دیا جاتا تھا نوبلز کی طرف سے، یا نوبلز کو جو زمین دی جاتی تھی کنگ کی طرف سے یا کوئین کی طرف سے، اس زمین کے ٹکڑے کو فیف کیا کہا کرتے تھے، فیف۔ تو دوستوں اوورال یہ تھا کنسپٹ فیوڈلزم کا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو کنسپٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔